थैंक यू सुजीत खुराना जी, अनिल बख्शी जी, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाई यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में चलने वाले पॉलिसी प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में। तो इस बार मध्य प्रदेश से हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं, दैट इज एक तो हैं ऋत्विक तेलिंग जी, जिनका ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है मध्य प्रदेश में काम करने का, और दूसरे हैं आनंद प्रकाश जी, जो कि मंडला से हैं, वो भी एमपी से हैं, और उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो पहली बात तो मैं ऋत्विक जी और अर्जुन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने अपने समय में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के साथ ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए राजी हुए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस लिखते वक्त आप इतना ध्यान रखिए कि भाई अपना नाम और वो सिर्फ पूरा चीज़ लिखिएगा, सो दैट हम आपके क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ सकें और उसका जवाब दे पाए। तो कपिल सर को भी इनवाइट किया था क्या सर? हाँ, चलिए ठीक है, एक और हमारे साथ हो चुके हैं, दैट इज कपिल जी। हाँ, और आप लोगों को बता दूं कि भाई इस लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपके साथ दो क्विज भी करेंगे। क्विज के क्वेश्चन, इट्स नॉट क्विज, हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और अगर आप में से किसी ने भी उसका जवाब दिया ठीक से, तो और जिसने सबसे पहले जवाब दिया, हम उनको एक प्रॉपर इनाम भी देंगे, हमारी तरफ से एक प्रॉपर इनाम भी रहेगा। 1 मिनट में क्लियर कर लूं। पिन 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 पिन, हाँ पिन किया, और ओके ठीक है। तो सुभाष अग्रवाल जी, आपको आप बोला कि भाई आपको प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे कि आपको वापस आवाज आ रही है और हमारी वीडियो दिख रही है क्या? एक बार आप सुजीत जी, अनिल जी और सुजीत खुराना, सुभाष अग्रवाल साहब, आप से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कंफर्म कर दें कि भाई आपको हमारी आवाज़ आ रही है, तो हम लोग आगे इस मीटिंग को या इस लाइव सेशन को स्टार्ट कर लें। जी सुभाष जी, सुजीत जी, या जो भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज में, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कंफर्म कर दें कि भाई आवाज़ आ रही है कि नहीं। यस सुजीत जी, आपका आवाज आपने, गुड मॉर्निंग कृष्णा ठाकुर जी। तो चलिए अपने क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ देते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दीजिएगा। इनफैक्ट सुभाष जी और SK अग्रवाल जी, आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस बनाए रखिए, आप सबके क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देंगे। हमारे साथ इनफैक्ट 2 नहीं 3 गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं, एक तो ऋत्विक जी, एक है आनंद प्रकाश जी जो कि मंडला से हैं, और तीसरे हैं ऋत्विक जी, कपिल जी जो कि भोपाल से हैं। और 2 क्विज रहेंगे। क्विज में आपको ये बता दूं कि ये हमारा ऑफिशियल ऐप है, दैट इज आप देख सकते हैं, ये आपको एज ए गिफ्ट मिलेगा जो सबसे पहले सही आंसर देगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और बार बता दूं कि भाई जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे उस चीज को आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल सोर्सेज से हमेशा अपडेट कर लीजिएगा। गो फॉर वोकल फॉर लोकल होइए, नियरेस्ट वेंडर के साथ आप इस इंफॉर्मेशन को चेक एंड वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऋत्विक जी से को क्वेश्चन डालना चाहूंगा कि भाई जो हम लोग आज के डेट में पॉलिसी प्रोसेस और गाइडलाइंस की बात करते हैं MP में, तो ये सारा इंफॉर्मेशन और जो गाइडलाइंस है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? ऋत्विक जी, जी 1 मिनट नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद ये लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आपके लाइव सेशन से जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं, जिन्हें सोलर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, उन लोगों को एक काफ़ी अच्छी जानकारी आपके चैनल के द्वारा हासिल हो सकेगी। और मेरी भी बनते कोशिश ये रहेगी कि जितना भी नॉलेज मुझे इस बारे में है, या एनालिस्ट को, जो हमारे बाकी के पैनलिस्ट हैं उन्हें इस बारे में है, हम लोग कुछ जानकारी शेयर करके सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए आपके इस अभियान में हम लोग सहयोग कर सकते हैं। सोलर नेट मीटरिंग की जानकारी जो है
मुख्यतः हमारे मध्य प्रदेश में 3 डिस्कॉम्स को मेनली बांटा गया है, डिस्कॉम्स को 3 हिस्सों में, जिसमें कि पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और मध्य क्षेत्र, ये बेसिकली 3 है। एमपी नेट मीटरिंग पॉलिसी पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक ही है, और इस पूरी नेट मीटरिंग पॉलिसी की प्रोसीजरल गाइडलाइंस जो है, हमें प्रत्येक डिस्कॉम की वेबसाइट पे, इंडिविजुअल साइट पे हमें जानकारी मिल जाती है। मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूँगा। क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अजीत जी? जी 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 जी, आप देखें, जैसे मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र की जब मैं बात करता हूँ, तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र वितरण लिमिटेड, ये वेबसाइट जब आप mpwz.co.in जब आप खोलते हैं, यहाँ पर ये आता है। इसमें आपका कंज्यूमर सर्विस ऊर्जा करके एक लिंक आता है। इसमें जब हम इस लिंक को क्लिक करेंगे, तो इस लिंक में आपके पास विभिन्न तरीके की जो सेवाएं हैं, उनकी इस तरीके से यहाँ पर आ जाती हैं। अब अन्य ऑनलाइन सेवाएं, इसमें जब हम जाते हैं तो रूफटॉप एप्लीकेशन, नवीन सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदन, ये यहाँ पर एक आपके पास लिंक आता है। जब हम इस लिंक को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आती है, जो प्रोसीजर क्या है। तो मान लीजिए कि जिन्हें आवेदन करना है, उस आवेदन के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं, जैसे कि जो आवेदन करता है उसका पहचान प्रमाण पत्र, केवाईसी एक नॉर्मल जो हम लोग जिसे कह सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री की कॉपी, जिस जगह पे, जिस प्रॉपर्टी पे, जगह पे हमें ये लगवाना है सोलर सिस्टम, उसके कुछ डिटेल डॉक्यूमेंट, आपका लेटेस्ट मंथ के इलेक्ट्रिक बिल की कॉपी, एसएलडी। एसएलडी एसएलडी यहाँ पे बहुत जरूरी है। जितने किलोवाट का आप सिस्टम लगा रहे हैं और जिस भी कंपनी से आप सिस्टम लगा रहे हैं, उनके द्वारा आपको एक एसएलडी प्रोवाइड की जाती है। तो वो एसएलडी की कॉपी और आवेदक की फोटो, ये सभी दस्तावेज यहाँ पर रिक्वायर्ड रहते हैं। जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो घरेलू उपभोक्ता एलटी तक के जो हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, और एसटी जो आपका कमर्शियल या जो इंडस्ट्रियल ये होते हैं, वो लोग भी इसके अंदर आ जाते हैं। जब हम यहाँ पर इन चीज़ों को ये पढ़ने के बाद में एग्री टू कंडीशन एग्री एंड कंटिन्यू, अब आपका आवेदन फॉर्म की हम यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अब इस आवेदन फॉर्म में एसटी कनेक्शन जिसका होगा वो आईवीआरएस क्रमांक अपना डाल सकता है, या एलटी वाला एलटी। अब मुख्यतः बात होती है कि हमें किससे सोलर सिस्टम लगवाना है। तो यहाँ पर 2 बातें हो जाती हैं। एक तो आपका होता है कि नॉर्मल सिस्टम जब हम लगवा रहे हैं, तो जो कि विदाउट सब्सिडी रेसिडेंशियल की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सब्सिडी का भी एक पार्ट आ जाता है, बाकी से अदरवाइज आपके बाकी सब हो गए। तो अभी तीनों डिस्कॉम्स ने उनकी वेबसाइट पर सब्सिडी या विदाउट सब्सिडी, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। जब मैं विदाउट सब्सिडी की बात करता हूँ, तो आपका व्यू ऑल वेंडर कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट, तो ये इस तरीके से यहाँ पर पूरी कॉन्ट्रैक्टर्स या वेंडर्स मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र में जितने वेंडर्स हैं, उन सब की यहाँ पर लिस्टिंग दी हुई है। इस पूरी लिस्ट में से आप अपना जब फॉर्म भरेंगे, तो इस पूरी लिस्टिंग में से आप अपना वेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। शो हो रहा है ये जी अजीत जी? क्लियर है मैं जो कुछ कह रहा हूँ? हाँ, एकदम सही है। जी हाँ, अभी ये हो गया आपका वेंडर लिस्ट। जी, कुछ सवाल पूछना चाहें तो अपन मैं रुक जाता हूँ। जी ऋत्विक जी, जैसा आप बता रहे हैं कि भाई ये पूरा पूरा इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, और जैसा कि हमें मालूम है कि भाई मध्य प्रदेश में 3 जोन्स हैं, एम आई राइट? तो आप इसका दिखा रहे हैं वो है पश्चिम क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र, और उसी तरह 2 और जोन्स कौन से हैं? उसी तरह जैसे सर आपका जैसे कि मध्य प्रदेश आपका मध्य क्षेत्र जो होता है, भोपाल और उसके आसपास, भोपाल से अगर होशंगाबाद, ग्वालियर या मंडला, आई थिंक करेंगे, मंडला मेरे ख्याल से पूर्व क्षेत्र में आता है। तो यानी कि टोटल एमपी को टोटल 3 जोन्स हैं, और आप जिस जोन में आपका बिल रहता है, इनफैक्ट ये जोनिंग का भी मैं आपको अपने दोस्तों को बता दूं कि भाई आपके पास जो बिल आता है उसके ऊपर आपका जो डिस्कॉम का नाम है वो पूरा पूरा लिखा रहता है। वहाँ पे जिस जोन में होंगे तो उस जोन के
नाम लिखा रहेगा। जैसे मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र वालों को बिल के ऊपर मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र लिख के आएगा, और उसी तरह जिस जोन में आप रह रहे हैं तो आपका जो डिस्कॉम का जो बिल के ऊपर आपका डिस्कॉम का नाम लिखा रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसा ऋत्विक जी ने बताया और जैसा हम सबको मालूम है कि भाई अगर आपको सब्सिडी सिस्टम लगवाना है तो आपको अपने स्टेट की डिस्कॉम की जो पॉलिसी प्रोसीजर्स है और गाइडलाइंस है उसको ही फॉलो करना है। इनफैक्ट मोटा मोटी ये कह दूं कि अगर आपको सब्सिडी के साथ सिस्टम लगाना है तो ये सिस्टम इन्हीं अप्रूव्ड वेंडर्स के साथ ही लगाना होता है। अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट आप अपने डिस्कॉम की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो ऋत्विक जी अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हम आनंद जी से क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये जो अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम लोग सिस्टम ले सकते हैं क्या? मतलब कि अगर किसी को लेना हो तो। ऋत्विक आप अपना ये बंद कर देंगे, शेयरिंग बंद कर दूं? हाँ जी, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया अजीत जी। और बिल्कुल हम ये कर सकते हैं, हम अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट के अलावा भी वेंडर्स ले सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं अभी अपने जितने दर्शक हैं अपने इस चैनल के जो अभी देख रहे हैं हमें लाइव, उनको मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप अप्रूव्ड वेंडर ही चूज करें। आप जहाँ पे निवास करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, उसके अपने खुद के जिले का, अपने खुद के आसपास के एरिया का कोई भी वेंडर चूज कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन भरते हैं, मैंने तो अभी चूंकि पूर्व क्षेत्र में आता है मंडला, और मंडला में मैंने अभी जितनी भी एप्लीकेशन भरी है वो सब भरी है ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अप्रूव वेंडर से आपका जो फॉर्म है वो भरवाइए। लेकिन ऐसा वैधानिक रूप से ऐसा जरूरी मैंडेटरी कतई नहीं है। तो मेरा इसमें ये बोलना है जितने दर्शक है हमारे, कि आपको यदि मान लो सोलर सिस्टम लगवाना है, सोलर सिस्टम कोई एक फ्रिज नहीं है, एक टीवी नहीं है, एक मोबाइल नहीं है कि आपने सीधा लिया उसको मार्केट से या ऑनलाइन बुलवा लिया और आपने उसको रख दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिस्टम जो है ये इसकी डिजाइनिंग होती है प्रॉपर, इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, और इसमें आफ्टर सेल सर्विस भी कुछ ना कुछ हो सकती है, जो कि टेक्निकल चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो कुछ ना कुछ हो सकती है। तो आपको ये सलाह दी जाती है सभी जितने भी हमारे दर्शक उनको, कि आप जब भी सिस्टम लगवाते हैं कोशिश ये कीजिए कि आपके यहाँ जो लोकल में वेंडर है, जिसको अनुभव है इसको लगाने का, या जो आपके आसपास की पहचान का है, आपके आसपास के एरिया का है, यदि मान लो आपके जिले में ना हो तो आपके आसपास के जिले का हो, उनसे आप सिस्टम लगवाइए। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि पहली बात तो ये है कि जब आप, क्योंकि सोलर में एडवांस भी चलता है, तो जब आप पैसे एडवांस देते हो सिस्टम सामान मंगाने के लिए, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो कि भैया हमारा सामान आ गया कि नहीं आया। फिर जब आपका एमपीबी में, चाहे वो पूर्व क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम क्षेत्र हो, चाहे मध्य क्षेत्र हो, तीन कंपनियां हैं, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। तो इन तीनों कंपनियों में जब आप अप्लाई करते हो तो आपको फॉलो करना पड़ता है, आपके जो सिस्टम लगा रहा है उसको फॉलो करना पड़ता है। अब जो कस्टमर है हमारा, उसके पास तो टाइम है नहीं, तो जो हमारा प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो यदि लोकल का होगा तो वो फॉलो अच्छे से कर पाएगा। यदि मान लो बाहर का है तो बाहर से आके कितने बार फॉलो करेगा वो ऑफिस में जाके, क्योंकि बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत से ऑब्जेक्शंस भी आते हैं कि इसमें लाइन मैप नहीं लगा है, इसमें वीआर शीट नहीं लगी है, इसमें साइन नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें अंडरटेकिंग नहीं लगा है। तो आपको फॉलो करने के लिए आपको लोकल बंदा ही रहेगा, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं कस्टमर के पास में, तो लोकल बंदा रहेगा तो जल्दी फॉलो कर लेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप लोकल बंदे से लगवाइए और गुणवत्ता पे ध्यान दीजिए, ना कि किसी और चीज पे, सब्सिडी पे। जी 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 आनंद जी, एकदम सही बात आपने कही। गुणवत्ता बहुत जरूरी। जी आनंद जी, आपने बहुत सही बात की। एक तो है कि भाई वोकल फॉर लोकल होंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या है कि आपको सामान भी अच्छा मिलेगा और आपको सर्विसेज भी अच्छी मिलेगी। और जैसा कि आपने सही बोला कि भाई ये कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं है कि भाई एक स्टैंडर्ड किसी तरह सिस्टम लगते हैं। वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और साइट की स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सिस्टम लगते हैं। ऋत्विक जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर जैसा कि आपने बताया कि भाई ये जो सब्सिडी है ये सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड वेंडर्स के थ्रू ही मिलती है, तो आज की डेट में हमने मार्केट में कुछ और भी गड़बड़ियां देखी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा बताएंगे कुछ इंफॉर्मेशन, जिससे कि भाई हमारे
दर्शक और जो आपके एमपी के जो ग्राहक हैं, जो हितग्राही हैं, जो इस सिस्टम को लगवाना चाहते हैं, वो इससे कैसे बचे? आपका आवाज ऋत्विक जी। हाँ हाँ जी अजीत जी, हम्म, देखिए सब्सिडी में अभी जो मध्य प्रदेश का जो डिस्कॉम है, मध्य प्रदेश के डिस्कॉम ने अभी हाल ही में पिछले 2-3 महीने पहले ये किया था कि उन्होंने सब्सिडी के लिए जो गाइडलाइंस जारी करी थी या जो सब्सिडी के लिए टेंडर किए थे, उसमें बेसिकली हर क्षेत्र में, चाहे मध्य हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ टेंडर्स किए थे। और उन टेंडर में जिन वेंडर्स ने या जिन कंपनियों ने, जिन सोलर इंटीग्रेटर्स ने वहां पे कोट किया था, उन लोगों का ये हुआ कि एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द रेट वहां पर हो गया कि भाई सब्सिडी के लिए मान लीजिए जो एक स्टैंडर्ड हुआ कि 1 से 3 किलोवाट का सिस्टम जो है वो 37,000 रुपए किलोवाट में वो सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें कि आपका 40% उसके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। मतलब कोई कस्टमर अगर 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहता है तो जो वेंडर्स इस सब्सिडी के प्रोग्राम में शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो 37,000 रुपए में 40% की सब्सिडी देकर कस्टमर के यहाँ पे हम लगाएंगे। सब्सिडी का अमाउंट वेंडर को डिस्काउंट से मिलेगा और इस कीमत में 5 साल की मेंटेनेंस वो वेंडर कस्टमर को फ्री में देगा। इस 37,000 रुपए की कीमत में सिस्टम की कॉस्ट, जीएसटी और नेट मीटरिंग कॉस्ट, ये सारा कंप्लीट रहेगा। तो इस तरीके से 1 से 3 किलोवाट का 37,000 रुपए किलोवाट और 5 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 39,800 रुपए की ये एक बेसिक सब्सिडी प्रोग्राम में हमारे ये हो चुकी है। इसके लिए हर डिस्कॉम में अलग अलग वेंडर्स हैं, 8-10 वेंडर मध्य क्षेत्र में है, 10 वेंडर पश्चिम क्षेत्र में है, ऐसे ही पूर्व क्षेत्र में कुछ वेंडर्स हैं। अदर देन दिस सब्सिडी की जब हम बात करते हैं तो अभी मार्केट में एक सिनेरियो इस तरीके से चल रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं साहब हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, तो उनके एक्चुअल प्रोडक्ट की कीमत 30,000 और 35,000 रुपए होती है, वो अपने प्रोडक्ट की कीमत 50,000 रुपए बताते हैं और कस्टमर को ये कहते हैं कि साहब इस पर 40% सब्सिडी है और वो करके उसको 40 रुपए मिले, बोलते हैं साहब ये आपका सब्सिडाइज प्रोडक्ट हो गया, जो कि पूरी तरीके से गलत है और ये प्रैक्टिस अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है। तो मेरा जिन लोगों को सोलर लगवाना है या जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं, मेरा उन लोगों से यही निवेदन है कि अगर आपको वाकई अगर सब्सिडी वाला प्रोडक्ट लगाना है तो उसकी गाइडलाइन के हिसाब से आप जो भी आपका कार्यालय है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, वहां पर जाकर आप इसकी संपूर्ण जानकारी हासिल करें। जी ऋत्विक जी, यहाँ पे एक जानकारी मैं अपनी तरफ से भी देना चाहूंगा कि भाई डिस्कॉम ने ऑलरेडी अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट निकाल दी है। आपको अगर सब्सिडी में सिस्टम लगाना है तो इन्हीं के थ्रू लगाना होता है। दिस इज क्रिस्टल क्लियर। और अगर कोई दूसरा बोलता है तो आप उसका वेरिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आपके डिस्कॉम की वेबसाइट के ऊपर उस पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एम आई राइट जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ऋत्विक जी, एक और चीज हमने, जैसा आपने बोला कि भाई ओवर प्राइस करके उसको दिखाते हैं कि भाई हम आपको तुरंत सब्सिडी कट करते हैं, ये तो एक है। साथ में अभी मेरे को सुनने में आया है कि भाई कई लोग डुअल बिलिंग भी कर रहे हैं और डुअल कोटेशन भी देते हैं, तो जरा वो वाला बताएंगे कि उससे कैसे बचा जा सके? सर डुअल बिलिंग में ये हो रहा है कि बेसिकली जहाँ पे जब ये दिखाना होता है कि हमें सब्सिडी वाला सिस्टम देना है, अब देखिए प्रैक्टिकली 37,000 रुपए में 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। बट ठीक है भाई, लोगों ने टेंडर किया, टेंडर भरा, कुछ कंपनीज उसमें आई। अब 37,000 रुपए में ये सब चीजें लगाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि कई वेंडर्स या कई लोग इंटरेस्ट जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि 37,000 रुपए में वो कहते हैं कि साहब सिस्टम की कॉस्ट है, बाकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट या जीएसटी और जिसको कहते हैं कि आपका नेट मीटरिंग के चार्जेस अलग लग रहा है, सिविल वर्क का अलग लग रहा है, तो वो पार्ट वो कैश में ले लेते हैं, बाकी की चीजें 37,000 रुपए के हिसाब से बिलिंग करके वो उस तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसी भी कुछ प्रैक्टिस सुनने में आई है। जी जी, तो लेकिन ये भी एक एक्चुअली गलत है। जो सब्सिडी का जो पैटर्न है या जो प्रोग्राम है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई द सिस्टम कॉस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, सिस्टम नेट मीटरिंग एंड जीएसटी। हाँ, नेट मीटरिंग का जो है अब जो बता रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन आनंद जी से ले लेते हैं। आनंद जी, आपकी तरफ से एक क्वेश्चन हम डाल देते हैं
कि भाई कई लोगों का क्वेश्चन ये अभी भी ये डाउट है कि भाई क्या इस सिस्टम में बैटरी, या अगर कह दें कि भाई ये जो ऑफ ग्रिड का सिस्टम है क्या ये भी सब्सिडी में मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है ऑफ ग्रिड का सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ, ये सब्सिडी जो है सिर्फ ऑन ग्रिड पे लागू है, और ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी नहीं होती है। जो हमारे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी जिनको नहीं है, उनको मैं बता दूं कि ये ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है, इसका मुख्य काम आपके घर में चल रहे उपकरणों को चलाना नहीं है। इसका मुख्य काम घर में दिन में या रात में लाइट गुल होने पर आपके पंखे लाइट चलाना नहीं है। मतलब कुल मिला के इसका आपके घर के अप्लायंसेस से कोई संबंध नहीं है। इस सिस्टम का संबंध सिर्फ कैसे है कि यदि लाइट रहेगी और उसके बाद में सोलर का रेडिएशन यानी सूरज की धूप आ रही है, किरणें आ रही हैं, तो ये बिजली बनाएगा। बिजली जो बनेगी पैनल्स में वो डीसी बिजली होगी। ये डीसी पावर जो है आपके इन्वर्टर से एसी में कन्वर्ट होगा और सीधे आपके घर में सप्लाई हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई वायरिंग नहीं करनी पड़ती है। ये जो पूरा पावर है आपके सीधे आपका जो मेन स्विच है उसमें जाके टच कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, और ये पावर सीधे आपके घर में सप्लाई हो जाएगा। और सप्लाई होने के बाद में सपोज जैसे मेरे यहाँ 2 किलोवाट सिस्टम लगा हुआ है, अभी बज रहा है 11, मान लो मेरा सिस्टम जो है अभी 1400 वाट बना रहा है, तो 1400 वाट बन के डीसी का एसी में कन्वर्ट होकर इन्वर्टर के माध्यम से और सीधा पावर जो है मेरे घर में जा रहा है। यदि मेरे घर में इस समय फ्रिज चल रहा है 150 वाट का और पंखे चल रहा है 60 वाट का, तो 210 वाट में यूज कर रहा हूँ। बचा हुआ जो 1090 वाट है वो पूरा का पूरा जा रहा है एमपीवी में। इस तरीके से काम करता है। इसमें इस सिस्टम में, एक मिनट में बता दूं मैं, इस सिस्टम में यदि कस्टमर आपको बोल रहा है या आपको खुद भी नहीं पता है और आप बोल रहे हो कि आज मैं लगा रहा हूँ 2 किलोवाट, कल को मैं एक एसी लगाता हूँ, तो क्या ये सिस्टम उठाएगा कि नहीं उठाएगा? एक बात। दूसरी बात, यदि लाइट गोल हो जाती है दिन में रात में, तो क्या ये काम करेगा नहीं करेगा? दोनों भी बातों से इस सिस्टम को कोई संबंध नहीं है। यदि आप आज 2 किलोवाट सिस्टम लगवा रहे हो, कल को आप एक एसी भी लगाते हो, 2 एसी भी लगाते हो, 4 एसी भी लगाते हो, इस सिस्टम को उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिस्टम जितना बनाना है पावर वो उतनी ही बनाएगा, और लाइट गुल होने के बाद में चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपका ये आधा बल्ब भी नहीं जलाएगा, क्योंकि लाइट गुल होते से ही जो उसमें एंटी अलियासिंग का फीचर है, जो अपने आप इन्वर्टर ऑफ होता है वो ऑन हो जाता है और आपका इन्वर्टर बंद हो जाता है, आपका सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जी आनंद जी, ये तो आपने पूरा एक ऑन टू ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम कैसे चलता है ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, थैंक यू। हाँ, मोटा मोटी हमारा जो क्वेश्चन था सुभाष अग्रवाल साहब का कि भाई ऑफ ग्रिड सिस्टम पे क्या सोलर ये सब्सिडी मिलती है, तो उसका आंसर है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑन टू ग्रिड सिस्टम के लिए सब्सिडी है, और उसका जो भी पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस था वो हमें ऋत्विक जी ने ऑलरेडी बता दिया। एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके डिस्कॉम के ऊपर वेबसाइट पर जाके आप ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऋत्विक जी। एक और क्वेश्चन आया है हमारे SD अग्रवाल साहब की तरफ से। SD अग्रवाल साहब ने क्वेश्चन लिखा है कि भाई आपके उधर अभी सपोज हम कोई सब्सिडी में लेते हैं सिस्टम तो उन्होंने 2017 में एक सिस्टम लिया था, उनके पास टोटल कनेक्टेड लोड 8 किलोवाट का है, हाँ, सैंक्शन लोड 8 किलोवाट का है, और 2017 में उन्होंने 4 किलोवाट का ऑन टू ग्रिड सिस्टम लिया था, और अभी वो प्लान कर रहे हैं 3 किलोवाट का एडिशनल रूफटॉप सिस्टम लेने के लिए। वक्त जो प्रोसीजर था उन्होंने कंप्लीट किया। अभी चूंकि उनको पता लगा है कि भाई रेजिडेंशियल सेक्टर में सब्सिडी की अवेलेबिलिटी है, तो वो क्या सब्सिडी के लिए एलिजिबल है? सेम कनेक्शन, सेम कैपेसिटी है अभी? जी बिल्कुल। अजीत जी, अग्रवाल जी का सवाल है ना? अग्रवाल जी, आप जी बिल्कुल अग्रवाल साहब, ऐसा है कि बेसिकली नेट मीटरिंग में आपके सैंक्शन लोड के इक्विवेलेंट आप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, और इसके लिए आपको जो भी आपका रिस्पेक्टिव डिस्कॉम है, जो भी रिसीव जोन है, वहां पर आप अप्लाई करें आपके जो भी वेंडर्स हैं उनके थ्रू, और आपका 3 किलोवाट जैसे आप लगाना चाहते हैं, तो 3 किलोवाट का सिस्टम, उसमें जो फॉर्म होता है उस फॉर्म के अंदर वहां पर पूछा जाता है कि भाई क्या आपके यहाँ पहले सोलर सिस्टम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अब मान लीजिए अगर आपने लिखा कि हाँ भाई पहले मेरे यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो वो ये देखेंगे कि आपके सैंक्शन लोड के इक्विवेलेंट आपके सैंक्शन लोड से कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए पहले आपने 4 का लगवाया, अब आप 3 का लगवाना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से आपको परमिशन मिल जाएगी। और क्योंकि अब आप सब्सिडी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं,
तो आपको डेफिनेटली उसमें सब्सिडी दी जाएगी। जी जी जी। तो मोटा मोटी ऐसा है कि भाई जो रूल नंबर 1 इज द रूल इज दैट आप अपने सैंक्शन लोड का 100% लगवा सकते हैं। अब कई जगहों पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई कई लोग ट्रायल के लिए पहले 1 किलोवाट लगाएं, फिर अगले साल 1 और किलोवाट लगाएं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका, उधर आपके पास सपोज बजट ही उतना है तो आप एक एक करके भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड उस वक्त की पॉलिसी क्या बोल रही है। फिलहाल अभी की पॉलिसी ये है कि भाई आप 100% ऑफ द सैंक्शन लोड मैं लगा यहाँ एक सकते बात हैं। आनंद जी, यहाँ पे आपका एक बात बोलना चाहूंगा सर। कि कई कई लोग का ये कहना है आनंद जी कि भाई ये जो सब्सिडी में आपको जो मॉड्यूल्स मिलेंगे तो क्या वो सिर्फ पॉलीक्रिस्टलाइन मिलेंगे, क्या मोनो नहीं मिल सकते या बाइफेशियल नहीं मिल सकते? सर इसके पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। ये जो सिस्टम लगवाने की बात चल रही थी, ये सिस्टम लगवा सकते हैं अग्रवाल जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अग्रवाल जी, चूंकि अग्रवाल जी तो पहले लगवा चुके हैं, आप अभी जो ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सिस्टम नहीं लगवाया है उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप सिस्टम को पार्ट में मत लगवाइए। क्योंकि क्या होगा, आप यदि सिस्टम ऐसे आप 1 किलोवाट लगाते हो, कल को आप 1 साल बाद आपको लगता है कि ये तो बढ़िया काम कर रहा है और हमारे यहाँ बिजली बन रही है, हमारा बिल कम हो रहा है, चलो हम और कम करते हैं, 1 किलोवाट और लगवाते हैं। तो उसमें आपकी 2-3 चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि आपका इन्वर्टर जो है, जो पहले लगवाया था आपने 1 किलोवाट का, वो कुछ काम का नहीं बचेगा। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि आपका जो आपने डिजाइन की थी पूरा, जहां पे आप लगवाना चाह रहे थे आपके घर में, उसका आपने पूरा सेट बनाया हो कि यहाँ तक शेड नहीं आती है इस लेवल तक, तो हम यहाँ तक शेड बना के यहाँ पैनल लगा दें। वो सिस्टम में बिगड़ेगा आपका। आपकी जो पैनल्स की वायरिंग है वो भी गड़बड़ होगी, क्योंकि पैनल जब ज्यादा लगेंगे हो सकता है वो सीरीज में ना होके वो पैरेलल में करना पड़े। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आपका बिल देखिए, आपका बिल कितना आ रहा है पिछले 6 महीनों का या पिछले 12 महीनों का, उसमें आपकी औसत यूनिट कितनी खर्च हो रही है। ज्यादा अच्छा होगा कि आप 12 महीने का देखें, 12 महीने में आप कितनी औसत यूनिट खर्च कर रहे हैं पर मंथ, और पर मंथ के बाद पर डे कितनी खर्च कर रहे हैं। जितनी यूनिट आप पर डे खर्च करते हो उतना ही आपको सिस्टम लगवाना चाहिए। सपोज कीजिए आप 8 यूनिट पर डे खर्च कर रहे हो, तो आपको फिर 2 किलोवाट लगवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 1 किलोवाट लगवाएं बाद में 1 किलोवाट लगवाएं। ये मेरी सलाह रहेगी। ठीक है आनंद जी, ये तो बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं बता देना चाहूंगा कि भाई इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड द स्पेस अवेलेबिलिटी। यहाँ पे एक और कई लोगों का, जैसा आनंद जी का कहना है जी, तो वो एक तरीका हो गया, और हमारे दोस्त, हमारे मुंबई के दोस्त संजय जी ने एक और तरीका हमें बताया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि भाई सपोज आपके उधर आपका सैंक्शन लोड आज 5 किलोवाट का है और आप के पास पैसा नहीं है और आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन बचता है कि आप इन्वर्टर 5 किलोवाट का लगा लें और बाकी जो हिसाब किताब मॉड्यूल्स उसी हिसाब से बढ़ते रहे। तो इट ऑल डिपेंड्स कॉम्बिनेशन। इसके लिए हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपने लोकल वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करें, उसके साथ ये चीजें पहले आप क्लियर कर लें। वो आपको जितनी अच्छी सलाह दे सकता है, जितनी अच्छी सर्विस दे सकता है, वो शायद ही कोई भी बड़ी कंपनी या बड़ा नाम दे सके। यहाँ पे एक और चीज बता देना चाहूंगा कि भाई दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर गो फॉर लोकल। लोकल के लिए वोकल बनिए। एम आई राइट ऋत्विक जी? एकदम सही। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा अजीत जी की, जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ कि जैसे आपका अग्रवाल जी की बात करें, 8 किलोवाट का उनका सैंक्शन लो, उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं फ्यूचर में भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो अभी अगर वो फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेंट है, मैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आज पहली बार आपने सिस्टम लगाना है, कुछ करना है 8 किलोवाट का, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अभी सोलर की भी 8 किलोवाट का पूरा लोड सैंक्शन, सोलर के लिए पूरा 8 किलोवाट का सैंक्शन अभी करवा के रख लीजिए। आपका जैसा कि आपने बताया कि इन्वर्टर अभी आप बड़ी कैपेसिटी का लगा लें, सिर्फ डीसी साइड जो है वो अभी हो सकता है 8 की जगह 4 का लगवा लें। बाद में 8 से साल बाद अगर आपको सिर्फ सोलर पैनल ही बढ़ाने हैं, तो चूंकि आपका ऑलरेडी सैंक्शन किया हुआ रहेगा 8 किलोवाट का सोलर, तो आपको सिर्फ 4 किलोवाट के सोलर पैनल ही उसमें बढ़ा देंगे। तो दोबारा से पूरी एप्लीकेशन और इन सब प्रोसीजर्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें आपका समय भी बचेगा और आपका काम भी इजीली हो जाएगा। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छा सलाह है, जैसा कि हम अभी तक बोलते हुए आ रहे हैं। एक और बार मैं सुभाष अग्रवाल साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी? अभी कुछ तो मैंने छेड़खानी की है सिस्टम के साथ, शायद वो आपको अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो आपका क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया था। अब बारी आती है हमारे क्विज की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई हम आपको इस सेशन में बताए गए
क्वेश्चंस या इस सेशन में जो हमने अभी तक इंफॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर ही एक क्विज देंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कोई लास्ट वीक के जो विनर थे कृष्ण कुमार साहू जी जो कि रायपुर से थे, उनको भी ये हमारी तरफ से हमारा ऑफिशियल कैप उनका एड्रेस आ चुका है। अब हम ये कैप अब उनको जल्दी से डिस्पैच कर देंगे। और साथ ही में एसएम अजहर साहब जो कि पुणे से थे, उन्होंने भी एक करेक्ट आंसर दिया था और उनको भी ये कैप हम इस वीक डिस्पैच कर देंगे। और ये वाला चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं अपना एमपी की, तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं वो अभी तक जो आनंद जी और ऋत्विक जी ने हमें आंसर दिया है उसी के बेसिस पे है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि भाई एमपी में कितने जिले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, एमपी में कितने जिले हैं। आपको जो इसका सबसे फर्स्ट आंसर देगा उनको हमारी तरफ से हमारा ये जो कैप है ये हम लोग शेयर करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भाई एमपी में कितने जिले हैं। तब तक हम अपने जो फर्स्ट जो होंगे उनका नाम भी हम डिक्लेयर कर देंगे। चलिए तब तक हम दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं जब तक आंसर्स आते हैं। ऋतुक जी, जो क्वेश्चन रह गया था कि भाई यहाँ पे जो सब्सिडी में जो मॉड्यूल्स की बात होती है वो मॉड्यूल्स में आज की डेट में डीसीआर की बात होती है, दैट इज डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि भाई सब्सिडी में आपको कौन से मॉड्यूल्स मिलेंगे। कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई आपको मोनोफेशियल मिलेगा, मोनो मिलेगा या मोनोपर्क मिलेगा या बाइफेशियल भी मिल सकता है क्या? नहीं, बेसिकली डीसीआर में अभी तक जो मेरे नॉलेज में जो चीजें आई हैं या जो भी हम लोग अगर बात करते हैं बाइफेशियल की या इनकी, बेसिकली सब्सिडी में डीसीआर पॉलीक्रिस्टलाइन ही आपको मिलेगा। बाइफेशियल वगैरह का अभी इसमें ऐसा कुछ भी दिखा नहीं गया है। और मोनो या मोनोक्रिस्टलाइन में भी अगर आपका इंडियन सेल्स और इंडियन मॉड्यूल्स हैं, तो जहां तक मुझे इस बारे में संबंध में जानकारी है कि अभी तक ऐसा मोनोक्रिस्टलाइन में और किसी में सब्सिडी के लिए अलाउ नहीं किया गया है। डीसीआर पॉली यही सब्सिडी में दिया जा रहा है। जी जी जी, ऋत्विक जी आपका जानकारी एकदम सही है। इसमें मैं कुछ अपनी जानकारी अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भाई देयर इज ए बेंचमार्क कॉस्ट, देयर इज ए स्पेसिफिकेशन, देयर इज ए टेंडर। तो उसमें टेंडर के हिसाब से कुछ स्पेसिफिकेशन है और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एक रेट निकला है। तो यहाँ पे आप ये समझ जाइए कि भाई आपका जो रेट है वो कुछ ही स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। और टेंडर में साफ साफ ये लिखा होगा भाई वो डीसीआर कंपोनेंट के साथ होना चाहिए। तो आपको ये भी मालूम है कि भाई रेट्स भी मैच करने हैं। तो आज की रेट में बेस्ट रेट बेस्ट डीसीआर या ओनली डीसीआर के साथ है वो पॉली के साथ ही अवेलेबल है। अगर आपके मन में ये है कि भाई आपको मल्टी क्रिस्टलाइन या नहीं मोनोक्रिस्टलाइन या बाइफेशियल मॉड्यूल्स चाहिए, तो ऐसी सुविधा आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर सब्सिडी में ही सिस्टम लेना है तो देन यू हैव टू गो विथ ओनली एंड ओनली विथ डीसीआर पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स, या कह दें कि भाई मल्टी क्रिस्टलाइन, क्योंकि इस रेट में यही चीज मिल सकता है, इतने रेट में तो यही मिलेगा, ऐसा आप समझ जाइए। और क्या है कि भाई क्योंकि सब्सिडी में आपका स्कोप कम हो जाता है, जो भी डीलर देगा या जो अप्रूव्ड वेंडर देगा आपको उसी से संतुष्टि रखनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप उसको ये बोल दें कि भाई चलो ठीक है भाई मॉड्यूल का डिफरेंस का पैसा ले लो और हमें सिस्टम सब्सिडी में लगा दे, तो ऐसा भी कहीं पे भी प्रोविजन नहीं होता। आपको जो सिस्टम है उसका एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, कल को चेकिंग भी होगी, और अगर कल को चेकिंग में कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो आपका पेपर्स रुक सकता है। तो आप इस तरह के किसी भी हथकंडे में ना फंसे, हमारी तो यही कामना है। आप ये जो सब्सिडी वाला जो चक्कर है आप इसको ठीक से समझें, उसके बाद ही एक अच्छा सिस्टम अपने लोकल वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करके लें। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई गो फॉर लोकल, वोकल बनिए लोकल के लिए, क्योंकि कल को इस सिस्टम में जो अगर सर्विस की बात आती है तो वो आपको कहीं परेशान ना कर दे। सर
अब वो क्वेश्चन में जो हमने बात की थी, राजेश मलिक साहब हैं। राजेश मलिक जी, आपका क्वेश्चन हमने जो पूछा था कि भाई एमपी में कितने जिले हैं, तो आपका क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपने दिया, दैट इज 52 डिस्ट्रिक्ट, ये सही आंसर है। और राजेश मलिक साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ईमेल एड्रेस दैट इज solar@gmail.com पे अपना पूरा पता भेज दीजिए। हम आपको ये हमारा जो कैप है ये हम आपको भेज देंगे। आपको एक और बार अपना ईमेल एड्रेस बता देता हूँ। सोलर SOLARISMY पैशन, सोलर इज माई पैशन @gmail.com। तो अब ऋत्विक जी एक और आनंद जी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि हमने अभी ये बात की कि भाई अगर आप सब्सिडी में सिस्टम लेते हैं देन यू हैव वेरी लेस स्कोप, आपके पास चॉइस नहीं रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको, अगर सपोज किसी के उधर लोकल वेंडर या अप्रूव्ड वेंडर नहीं है, तो जो कस्टमर है, ये जो हितग्राही है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो एक सही वेंडर का सिलेक्शन करे? देखिए अजीत जी, सीधी सी बात है, जब हमने ये काम शुरू किया था 2011-12 में, तब मॉड्यूल का रेट 100 रुपए 120 रुपए पर वाट था। ठीक है, उससे आज मॉड्यूल का रेट 17-18 रुपए पर वाट हो गया है। तो जब सोलर की कीमतें हैं, सोलर प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं, सोलर सिस्टम की जो कीमतें हैं, वो पहले से ही इतनी कम हो चुकी हैं कि हमें चाहे एज ए वेंडर या एज ए कंज्यूमर हमें सब्सिडी के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सब्सिडी की प्रोसेस में अननेसेसरली आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, आपका बहुत पैसा वेस्ट होता है। आप सीधा ये देखिए कि आपकी जो कीमतें हैं, जो सिस्टम की कीमतें हैं, वो पिछले 8-10 साल की तुलना में लगभग आधी से भी कम हो गई हैं। 112-120 रुपए पर वाट मॉड्यूल और आज 16 रुपए 18 रुपए पर वाट मॉड्यूल। तो जब हमें सस्ता अच्छा सिस्टम एक बढ़िया रेट में मिल रहा है, रिजनेबल रेट में मिल रहा है, तो सब्सिडी के पीछे हम क्यों भागे? आज मैं यहाँ पे मंडला में काम कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। मैंने सिस्टम यहाँ इतने सारे लगा दिए हैं, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड। किसी भी ऑन ग्रिड सिस्टम में मैंने सब्सिडी कस्टमर को साफ साफ बोल दिया है कि सब्सिडी का काम आप मत कीजिए, सब्सिडी के पीछे मत भागिए। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सामान लगा के दूंगा, बेस्ट से बेस्ट रेट में। और उसकी वर्किंग 25 साल तक मैं बोल रहा हूँ, तो 25 साल तक पूरा सिस्टम काम करेगा। आपका इन्वर्टर काम करेगा, पैनल काम करेगा, स्ट्रक्चर काम करेगा, केबल काम करेगी, क्योंकि मैं वैसी चीजें यूज करूंगा, डीसी केबल, अच्छा हॉट डिप का स्ट्रक्चर। तो यही मेरी सलाह रहेगी अपने व्यूअर्स को, चाहे वो एज ए वेंडर हो, चाहे एज ए वो कंज्यूमर हो, सब्सिडी के पीछे मत भागिए। लोकल वेंडर से अच्छी क्वालिटी के पैनल्स, अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर्स, अच्छी क्वालिटी की डीसी केबल, अच्छी क्वालिटी का स्ट्रक्चर लगवाइए, और आपको रिजनेबल रेट में इतना सिस्टम मिलेगा जो सिस्टम आपका सालों साल काम करेगा। तो सब्सिडी के पीछे मत भागिए, ये मेरा कहना है, मेरा सुझाव है। जी अजीत जी, आनंद जी, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। यहाँ पे ऋतिक सर, आपका भी तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, है? आप तो हमारे बैच के बैचमेट हैं, तो जरा आप अपनी तरफ से भी एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिए कि भाई आप अपने एक अच्छे वेंडर का सिलेक्शन कैसे, किस किस पैरामीटर में करना चाहिए। सर देखिए, बेसिकली अच्छा वेंडर की परिभाषा बहुत कठिन है, क्योंकि जो भी वेंडर होगा, जो भी सिस्टम इंटीग्रेटर होगा, वो अपने आप को अच्छा ही कहेगा। बात ये नहीं है, इंटेंशन किसके किस तरीके से हैं, ये हम और आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं। बेसिकली इसमें हमें 2-3 चीजें देखनी होती है कि हम जिन कंपनियों के कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, लाइक सोलर पैनल हुआ, इन्वर्टर हुआ, या ये चीजें हैं। सबसे पहली चीज है तो वो कंपनी कितनी एस्टेब्लिश है, उन कंपनियों की क्या पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं, वो कंपनियों का किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं फील्ड में, चीज वो देखनी होगी। दूसरी चीज, जो भी सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं या जो वेंडर्स हैं, उनका अनुभव इस सेक्टर में क्या है। तीसरी चीज, जब हम करते हैं सिस्टम इंटीग्रेटर्स की, तो मेरे पिछले 18-20 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है और जो मैंने देखा है, काफी सारी सोलर की चीजें हमने देखी है, सोलर स्ट्रीट लाइट हुई या वाटर हीटर्स हुए, इस तरीके की चीजें हुई। 18 साल का मेरा अनुभव ये कहता है कि जब भी किसी सोलर के किसी एक प्रोडक्ट का बूम आता है, जैसे वाटर हीटिंग, जिसमें आपका एक बहुत अच्छा एक्सपर्टाइजेशन था सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के इसमें, तब भी हम लोगों ने ये देखा कि 2008 से लेकर 2012-13 का जो दरमियानी पीरियड था, इस पीरियड में सोलर वाटर हीटर के सेगमेंट में इतने लोगों ने काम, मतलब इट वॉज ए बबल कि भाई अरे सोलर वाटर हीटर खूब कमाई है, मैं भी धंधा करता हूँ, मैं भी धंधा करता हूँ, मैं भी धंधा करता हूँ। एवरीबॉडी वाज गोइंग फॉर सोलर बिजनेस। लेकिन 2 साल 3 साल बाद काम करने के बाद में जब उस प्रोडक्ट की सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट आई, या जब वो सब चीजें आई,
तो वो जो 70-80 लोग जो हमारे शहर में काम कर रहे थे, उसमें से 75% लोग काम बंद करके भाग गए। तो हमें ये देखना है कि क्या वो आदमी वाकई सोलर का धंधे में आया है, जो सोलर को ही अपना एज ए बिजनेस वो कर रहा है, या वो सिर्फ एक टाइम बीइंग सोलर का बिजनेस कर रहा है कि आज साल 2 साल सोलर का मार्केट में बहुत ज्यादा बूम है, हम सोलर का काम करते हैं, 2-3 साल कमाएंगे, उसके बाद हम छोड़ के चले जाएंगे। आज मैं ऐसे कितने ही वेंडर्स के जानता हूँ जिन्होंने सोलर का बिजनेस चालू किया, 2-3 साल काम किया, उसके बाद मोबाइल नंबर बदलो, ऑफिस बंद करो, दूसरा बिजनेस चालू कर दो। तो कस्टमर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें उन चीजों से सावधान रहना होगा। आज जब हम ब्रांडेड की बात करते हैं तो ब्रांडेड में कंपनी, कई बार हम लोग कस्टमर्स के यहाँ पे पूछते हैं, अरे साहब हमारे पास दूसरी कंपनी का सिस्टम है। मैं उनको पूछता हूँ, साहब कौन कंपनी का? नहीं, कंपनी है। कौन सी कंपनी है? बोले साहब ए कंपनी का मॉड्यूल है, बी कंपनी का इन्वर्टर है, सी कंपनी की केबल है, डी कंपनी से ये आएगा, और XYZ बंदा आके मेरे यहाँ पे सिस्टम। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि साहब ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम इंटीग्रेटर है। उस सिस्टम इंटीग्रेटर का सोलर में क्या अनुभव है, वो कितना सोलर के बारे में जाए, क्या वो सोलर के अलावा दूसरे कोई धंधे कर रहा है, या सोलर उसके लिए सिर्फ एक टाइम बीइंग बिजनेस है। तो इन सब चीजों को हमें देखने के बाद में ही हमें सिस्टम इंटीग्रेटर या वेंडर का सिलेक्शन करना है, ताकि क्योंकि कस्टमर आज 1 लाख रुपए का सिस्टम मान लीजिए वेंडर दे रहा है, कोई ब्रांडेड कंपनी वही सिस्टम 1,25,000 में दे रही है। 25,000 रुपए बचाने के लिए हम 25 साल तक का अपना सिस्टम की खराबी नहीं ये कर सकते। इसलिए ध्यान ये रखना होगा, वेंडर हमें बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना होगा। जी 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 ऋत्विक जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इसे बोला जाता है कि भाई एक्सपीरियंस काउंट्स, और जैसा आनंद जी ने भी हमें बताया कि भाई ये कई पैरामीटर्स है आपको ध्यान में रखना है, और मैं भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स जोड़ देता हूँ, और इस बेसिस पे आप अपनी तरफ से अपने भी पॉइंट्स जोड़ के अपने लिए एक सही सिस्टम का या एक सही वेंडर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप उनके पुराने एक्सपीरियंस या पुराने इंस्टॉलेशंस को खुद ही जाके देख सकते हैं, खुद तसल्ली कर सकते हैं कि भाई क्या वो सिस्टम कैसे लगाते हैं, और जब आप ये करेंगे तो साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। अगर उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, देन यू कैन बेट ऑन देम। आप उनके खुद के पुराने इंस्टॉलेशंस देख लीजिए, उनके कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड को देख लीजिए, आप उसके हिसाब से आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही में आज की डेट में कई एफिलिएशंस और सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल है, और कुछ रजिस्ट्रेशंस भी अवेलेबल हैं, जिसके बेसिस पे आप एक अच्छे वेंडर का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या है कि भाई अच्छे लोगों के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड भी होते हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। एम आई राइट आनंद जी और ऋत्विक जी, ये क्राइटेरिया सही में फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यदि मान लो किसी कस्टमर को फीडबैक मिल रहा है एक पुराने कस्टमर से, उसके संतुष्टि लेवल का, सेटिस्फेक्शन लेवल का, तो वो और सिस्टम की कैसी इसने फिटिंग की है, कैसा वो वर्क कर रहा है, वो दोनों बातें से एकदम सही ये आपने बताया कि इससे आपका जो वेंडर है वो आप चुन सकते हो। ये दोनों बात पॉइंट एकदम जी जी। तो मेरा तो अल्टीमेटली यही मानना होता है कि भाई आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। तो हमारे जितने भी वेंडर भाई लोग या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आप कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, आपका काम ही आपको नाम बनाएगा। और ये सेक्टर में आगे बहुत बिजनेस है, आगे आने वाले दिन रिन्यूएबल एनर्जी कह दें या सोलर एनर्जी के अच्छे हैं। तो आप इस फील्ड में जमे रहें और अच्छा काम करें। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर। जैसा कि आनंद जी आप मंडला से हैं, तो वहाँ पे अगर कोई कस्टमर को इस पॉलिसी प्रोसीजर गाइडलाइंस के बारे में जानना है तो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है आपके उधर की? www.mpez.co.in। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, www.mpez.co.in। जी जी। तो जैसा कि हम पहले ही बता रहे हैं कि भाई एमपी में 3 जोन्स हैं, तीनों जोन के इंफॉर्मेशन आपके खुद के बिल के ऊपर हो जाएगा। सपोज आप अपने घर के ऊपर कोई सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी डिस्कॉम की वेबसाइट पे जाके नेट मीटरिंग की पूरी पॉलिसी प्रोसीजर गाइडलाइंस को ठीक से समझें एंड फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ मैं सब्सिडी की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि
भले ही आप सिस्टम सब्सिडी में लगवाएं या विदाउट सब्सिडी लगवाएं, आपको नेट मीटरिंग की पॉलिसी को फॉलो करना ही है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होने वाला है। ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होने वाला है मतलब कि जो भी ये लेगा, देगा, बनाएगा, आगे करेगा, पीछे करेगा, देगा, वो सब कुछ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करके करेगा। तो ऋत्विक जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि भाई ये नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग, हाँ, ये दो कॉन्सेप्ट सुनने में आते हैं। तो एज ए एमपी में जो एक मोटा मोटी आप जरा हमें प्रोसीजर बता देंगे कि भाई एमपी में नेट मीटरिंग के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ग्रॉस मीटरिंग के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कितनी कैपेसिटी का सिस्टम लगवा सकता है, ये एक रूल होगा? सर देखिए, मध्य प्रदेश में बेसिकली नेट मीटरिंग ही ऑन रेट मेजरली एप्लीकेबल है। और नेट मीटरिंग के लिए जब हम बात करते हैं तो नेट मीटरिंग में any consumer who is having a legal connection from DISCOM is applicable for net metering connection। अब इसमें दो तरीके के कनेक्शंस होते हैं, एक HP और एक LT। LT कनेक्शन बेसिकली डोमेस्टिक और छोटी इंडस्ट्रीज या इनमें LT कनेक्शंस होते हैं। आपका रेसिडेंशियल सेगमेंट हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, हॉस्टल्स हुए, छोटी होटल्स हुई, आपकी इस तरीके से। तो बेसिकली एज पर नेट मीटरिंग पॉलिसी जब मैं बात करता हूँ तो LT कनेक्शन में यूजुअली डोमेस्टिक सेगमेंट में जो हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मली आपको सैंक्शन लोड का 100% तक आपको बहुत इजीली मिल जाता है। जब हम थोड़ा सा हायर साइड में जाते हैं 15 किलोवाट, 20 किलोवाट या 25 किलोवाट में, जहाँ पे सैंक्शन लोड आपका मान लीजिए किसी वर्कशॉप है, कोई शोरूम्स है या आपके हॉस्पिटल या होटल्स वगैरह है जहाँ पे LT कनेक्शन है, तो यहाँ पर बेसिकली 100% तक दिया जा सकता है। लेकिन यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है, जिसे हम DTR रेशियो कहते हैं, उसका अप टू 80% तक वहाँ पे वो लोग कहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, कस्टमर का सैंक्शन लोड 50 किलोवाट है और 100 kVA का वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में 50 किलोवाट का 80% मतलब 40 किलोवाट तक की परमिशन बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन DTR रेशियो आपका 30 से कम आ रहा, ज्यादा आ रहा है, तो वो 30% की परमिशन देंगे। मान लीजिए 100 kVA का अगर आपका ट्रांसफार्मर है तो उसमें आपको 27 किलोवाट तक की ही परमिशन दी जाएगी LT कनेक्शन में। ऐसे ही जब मैं HT कनेक्शन की बात करता हूँ तो HT कनेक्शन में आपका ये हो जाता है कि सैंक्शन लोड का 80% या ट्रांसफार्मर कैपेसिटी का 30%, विच एवर इज लेस। ये HT के लिए तो बहुत ही बेसिक नियम बना हुआ है। तो किसी इंडस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ तो मान लीजिए इंडस्ट्री में सैंक्शन लोड उनका 600 किलोवाट है और 600 किलोवाट का ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो 600 का 80% अगर आप देखेंगे तो 480 किलोवाट हो रहा है। लेकिन 600 kVA के ट्रांसफार्मर की जब मैं बात करता हूँ तो 600 का 30% आपका 180 होता है, तो उनको 180 किलोवाट की ही परमिशन मिलेगी पर नेट मीटरिंग। तो ये एक बेसिक दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। जी 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 ऋत्विक जी, ये तो बहुत ही आपने महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दी और ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके डिस्कॉम की वेबसाइट के ऊपर मिला रहता है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई दूर के ढोल सुहाने, इसलिए आप अपने लोकल वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करके इस सिस्टम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पहले जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस हैं ये आपको फॉलो करने ही हैं एक नेट मीटरिंग लगाने के लिए। क्या है कि ऐसे भी केसेस देखे गए कि भाई बाहर से वेंडर्स आए दूसरी लोकेशन से या दूर देश से और वो सिस्टम लगा के चले जाते हैं और बाद में ये नेट मीटरिंग का झंझट और ये जो मुसीबत है ये अल्टीमेटली कस्टमर के गले में आती है और कस्टमर परेशान हो जाता है। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि भाई ये सब चीज करने के लिए आप सबसे पहले अपने लोकल वेंडर और लोकल पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस को जरूर पढ़ें, जरूर उनको कांटेक्ट करें, मौका जरूर दें, क्योंकि वहां पे आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिलने की संभावना है। संभावना क्या मैं बोलता हूँ, गारंटी है कि भाई आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लोकल एरिया में अच्छा काम ही किया होता है। साथ ही में आप उनके एग्जिस्टिंग काम को देख के अपनी दिल की तसल्ली या उनके कस्टमर की सेटिस्फैक्शन लेवल को देख के अपना सिस्टम का डिसीजन ले सकते हैं। तो ऋतिक जी, एक समय खत्म होने से पहले हम अपना एक सेकंड जो क्विज वाला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को तो आपने पूछ लिया और राजेश मलिक जी ने उसे जीत लिया और राजेश मलिक जी तो पहले विनर हैं। आपसे राजेश मलिक जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं, अपना पूरा पता हमें
हमारे ईमेल एड्रेस दैट इज solarismypassion@gmail.com पे भेज दीजिएगा, हम आपको वो अपनी कैब भेज देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अभी तक जैसा कि हमने बात की है कि भाई एमपी में 3 जोन्स हैं, यानी कि 3 डिस्कॉम्स हैं। तो आपको ये बताना है कि भाई ये तीनों डिस्कॉम्स के नाम क्या हैं। ऋत्विक जी ने एक नाम बताया, आनंद जी ने भी एक नाम बताया और एक नाम आपको खुद बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई एमपी में 3 डिस्कॉम के जोन्स हैं, आपको उन तीनों डिस्कॉम के जोन्स का नाम बताना है। जो सबसे पहले इसका आंसर देगा डेफिनेटली उसको हमारी तरफ से ये इनाम मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपना क्वेश्चन का इस क्विज में पार्टिसिपेट करें और इसका आंसर जरूर दें। और जैसा कि मैं बोलते आया हूं कि भाई ये जितनी भी पॉलिसी प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में आज हमने डिस्कशन किया, उसका पूरा अपडेट या प्रॉपर अपडेट आप अपनी स्टेट की डिस्कॉम के वेबसाइट पे जाके जरूर निकालिएगा। क्या है कि यहाँ पे हमेशा नए अपडेट्स आते हैं, तो आपको हमेशा उसके बारे में पता रहना चाहिए। इनफैक्ट आपके डीलर को इसके बारे में पूरा पता रहेगा, इसलिए आप लोकल वेंडर के साथ पहला प्रेफरेंस दीजिएगा। आपकी तरफ से ऋत्विक जी कुछ वर्ड्स हमारे दर्शकों के लिए। सर देखिए, दर्शकों से एक ही अनुरोध है कि सोलर एनर्जी हमारे देश में जितना अच्छा अवेलेबल है, सनलाइट जितनी अच्छी अवेलेबल है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ का पावर सिनेरियो है, हम लोग इसमें जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पावर शॉर्टेज भी कई बार काफी होती है। आज भी हमारे देश में बहुत रूरल एरियाज हैं, बहुत ऐसे गांव हैं, आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर आज तक पावर सप्लाई नहीं पहुंच पाई है ना। तो हमें ये करना होगा कि आज पावर जनरेट करने के लिए हमारी सरकार तो ठीक है अपनी तरफ से जितना भी प्रयत्न कर रही है, जो रिसोर्सेस है कोयले से बिजली पैदा करना या बाकी सब चीजों से, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, वो लोग सोलर एनर्जी को उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में, ताकि गवर्नमेंट को हम वो जो बिजली बना रही है सरकार, जो आपके जो कोयले से या पेट्रोलियम से या बाकी चीज सोर्सेस से जो बिजली बना रही है, वो बिजली जो जरूरतमंद है, जो आदिवासी क्षेत्र है, जो बिल्कुल रिमोट एरियाज, हमारे देश के आज भी कई एरियाज आजादी के 70 साल बाद भी हम लोग जब जाते हैं ऐसे इलाकों में, तो वहां पर देखते हैं कि वहां आज भी लाइट नहीं है। तो जब शहरी लोग या हमारे जो अर्बन एरियाज के जो लोग हैं, जब हम लोग सोलर पे जब जाएंगे, हमारी डिपेंडेंसी जब हम सोलर एनर्जी पे कर लेंगे, तो सरकार को एक मौका मिलेगा कि जो बिजली बन रही है, एडिशनल बिजली जो बन रही है, वो ऐसे इलाकों में पहुंचाए जहाँ पे लोगों को उस चीज की जरूरत है। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा लोगों से, दर्शकों से, सभी से, कि सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक अपने जीवन में उपयोग में लें। भले ही छोटा सिस्टम लगाए, जरूरी नहीं है कि सबने 10 किलोवाट या 8 किलोवाट का ही लगाना है, एक 2 3 किलोवाट का सिस्टम लगाए, अच्छा सिस्टम लगाए, और हम एक ग्रीन एनर्जी, ग्रीन नेशन की तरफ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। जी ऋत्विक जी, बहुत सही आपने बात कही। क्या है कि भाई हर एक को अपनी तरफ से कुछ न कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ दें तो ऐसा कुछ पॉसिबल, ऐसा कुछ ये तो गलत ही हो जाएगा। आनंद जी, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स बताएंगे। जी, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा सभी दर्शकों को, चाहे वो वेंडर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, कि देखिए ये तो एक अच्छा पहलू बताया ऋत्विक जी ने कि यदि आपको अपनी मदर अर्थ को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सोलर एनर्जी इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी साइज में हो। लेकिन मैं तो एक और बात बोलना चाहूंगा, यदि आपको ये लगता है कि आज मैं देख रहा हूँ पिछले 6 साल 8 साल से काम करते हुए कि लोग बोलते हैं यार महंगा बहुत है, यार ये महंगा बहुत है, आप इस चीज को भूल जाइए कि सोलर सिस्टम महंगा है या ये आप खर्चा कर रहे हैं। आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब ये कि आप जो पैसा लगा रहे हैं आज, वो आपको आपकी लागत का 4 या 5 साल में वसूल के देने वाला है। जो सिस्टम आप लगा रहे हैं, चाहे वो सिस्टम गर्म पानी का हो, चाहे वो सिस्टम ऑन ग्रिड का हो, जो सिस्टम आप लगा रहे हैं उसमें जो पैसा आप लगा रहे हैं वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपको 5 साल के अंदर वापस मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ सेविंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल और सेविंग द अदर थिंग्स, लाइक जैसे गर्म पानी के लिए आप यूज करते हो गैस या बिजली यूज करते हो, तो उसके रूप में वो आपको सेविंग करके आपका पैसा 5 साल में वसूलने वाला है, अधिकतम 6 साल में।
यदि हम बात कर रहे हैं घर की तो, और यदि हम बात करें मान लो किसी व्यवसाय संस्थान की, तो 3.5 से 4 साल में पैसा वसूल हो जाता है। आगे आने वाले 25-26 साल जो काम करता रहेगा, क्योंकि एक हम देखा है हमने कि 25-30 साल की वारंटी मिलती है परफॉर्मेंस की पैनल पे कंपनी की तरफ से, तो मान लो सिस्टम 25 साल काम कर रहा है तो आपको पैसा 5 बार लौट के मिलेगा। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट एक बार किया और पैसा आपको 5 बार वापस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सेविंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आप इसको खर्चा ना समझें, इसको आप समझें कि आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो आपको 4 से 5 साल में। अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 मिनट लूंगा और। सपोज कीजिए मैंने एक 100 किलोवाट सिस्टम लगाया हुआ है, जिस कंज्यूमर के यहाँ लगवाया हुआ है उसको भले से 34 लाख खर्चा आया, लेकिन 34 लाख खर्चा नहीं है, वो पैसा उसका 3 साल में वसूल होने वाला है। कैसे होने वाला है? क्योंकि उसने 100 किलोवाट सिस्टम लगाया हुआ है, उसकी पर डे बिजली बनेगी, वो बनेगी 400 यूनिट। महीने की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी 400 इंटू 30, 12,000। वो 12,000 यूनिट जो बनेगी, क्योंकि वो उसकी इंडस्ट्री है, उसकी इंडस्ट्री का जो रेट है यूनिट का वो 10 रुपए है, तो 10 रुपए के भाव से वो 1,20,000 पर मंथ बचाएगा। जब वो 1,20,000 पर मंथ बचाएगा तो साल में बचाएगा वो 14,40,000। अब 14,40,000 इंटू 3 करते हैं आप, तो होता है 14×3=42, यानी 42 लाख रुपए बचा लेगा वो सिर्फ 3 साल में। मतलब 34 लाख जो उसने इन्वेस्ट किया है आज, उसका विथ ब्याज वो 3 साल में वसूल लेगा। आने वाले 27 साल तक वो मुफ्त में उसका उपयोग करता रहेगा। तो ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, इसको आप जल्द से जल्द कीजिए। जी जी आनंद जी, ये भी एक बहुत अच्छा पहलू है। आज की डेट में आप सबको ही मालूम हुआ कि भाई एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के जो रेट्स हैं वो दिन ब दिन ड्रॉप हो रहे हैं, और आज की डेट में जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो भी कम हो रहा है। और जैसे कि आनंद जी ने बताया, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप इस हिसाब से देखिए, क्या है कि इससे फास्टेस्ट ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किधर भी नहीं है। भले ही आप स्टॉक्स में कर, गोल्ड में कर लें, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कर लें, आज की डेट में सोलर से बेहतर कोई भी ROI नहीं है। और आज की डेट में सोलर से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और किसी क्षेत्र में नहीं है। ये रिकॉर्ड है, और ये मैं नहीं, ये आप गूगल पे सर्च जरूर कीजिएगा कि बिगेस्ट एम्प्लॉयर इंडस्ट्री आज की डेट में कौन सा है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आप अपना अच्छा काम करें, अपने उधर लोकल वोकल फॉर लोकल बनिए, लोकल वेंडर को प्रेफर कीजिए, क्योंकि जितनी भी चीजें हमने आज इस डिस्कशन में बताई वो सारी की सारी एप्लीकेबल है। तो अब वो जो क्विज हमने पूछा था उसका जो एग्जाम्पल है वो बता देता हूँ। चंद्र प्रकाश चोपड़ा जी हैं। चंद्र प्रकाश चोपड़ा जी ने पूरा सही आंसर दिया, दैट इज पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र। ऋत्विक जी, आपसे कंफर्म करना चाहूंगा ये क्वेश्चन का आंसर सही है? चंद्र प्रकाश चोपड़ा साहब ने आंसर दिया है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड। जी चोपड़ा साहब, हमारे एक्सपर्ट दैट इज ऋतिक तेलंग जी ने ये पूरा आपका आंसर कंफर्म कर दिया, एंड यू आर द लकी विनर ऑफ दिस कैप। हमारी तरफ से ये जो हमारा सोलर जो फैशन का जो ऑफिशियल कैप हमने बना रखा है, ये हम आपको शेयर करेंगे। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपना पता हमारे ईमेल एड्रेस दैट इज solar-is-my-passion@gmail के ऊपर भेज दीजिए। एक और बार आपको अपना ईमेल एड्रेस बता देता हूँ, solar-is-my-passion@gmail.com, इसके ऊपर आप भेज दीजिए। तो दोस्तों, इसी तरह हम हर हफ्ते सोलर टॉक कह दें या फिर लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज कह दें, यहाँ पे हम हर हफ्ते एक स्टेट का पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस जो भी वहाँ पे चलते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी तक हमने कवर कर रखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 हमने स्टेट कवर कर लिए, और आज हमने कवर किया मध्य प्रदेश। आगे आने वाले हफ्तों में हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात। तो अगर आप इन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तो आप उस ऑनलाइन लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज में जरूर भाग लीजिएगा, और आपके मन में जो क्वेश्चन है इन स्टेट से रिलेटेड छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात में, तो आप हमें ईमेल कर दीजिएगा solar-is-my-passion@gmail.com, अपने स्टेट का नाम, अपना नाम पूरा लिख के। हम उस सेशन के बारे में और उस सेशन में आपका क्वेश्चन जरूर लेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया वो आपके किसी न किसी काम आएगा, और ऐसे ही 170+ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज सोलर पैशन के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। और आप लोगों के सहयोग और प्यार के कारण, प्यार से
आज हमारे 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आपका प्यार, सहयोग और सपोर्ट इसी तरह बना रहे, यही हमारी कामना है। तो मैं ऋत्विक जी और आनंद जी का एक और बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने धन्यवाद। और हमारे दर्शकों के साथ एमपी के ऊपर जितनी भी पॉलिसी प्रोसेस और जो गाइडलाइंस था उसके ऊपर पूरा निष्पक्ष आंसर दिया। थैंक यू ऋत्विक साहब, थैंक यू तिवारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंफॉर्मेटिव टॉक्स आप जरूर लेके आएंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।